और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल से भेंट के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज। 10 नवंबर को मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा। लखनऊ पहुंचे ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान। जातीय समीकरण को देखते हुए मिल सकती है जगह। कुछ नए चेहरे को मंत्रिमंडल में किया जा सकता है शामिल। कुछ मंत्रियों के विभाग बदलने की भी संभावना। तो लखनऊ पहुंचे ओपी सिंह राजभर, दारा सिंह चौहान और मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। जातीय समीकरण को देखते हुए जगह मिल सकती है। कुछ नए चेहरे को भी मंत्रिमंडल में जो है वो शामिल किया जा सकता है, जिसको लेकर 10 नवंबर को बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि कुछ मंत्रियों के विभाग भी इस बार इस बैठक के दौरान बदले जा सकते हैं। सबको अलग अलग जिम्मेदारी मिल सकती है। मुख्यमंत्री योगीनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की है। इसको लेकर जातीय समीकरण को देखते हुए जगह दी जाने की उम्मीद है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं प्रियम पाठक, स्टेट हेड लखनऊ से। प्रियम, कब तक मंत्रिमंडल के विस्तार होने की संभावना है? बिल्कुल, देखिए, पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं और ऐसे में चर्चाओं की जो तेज है वो कल शाम से हुई है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करी है। और उसके बाद माना जा रहा है कि जल्दी अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और उसके अंदर चेहरों की बात की जाए तो दो सबसे अहम नाम हैं जो जिनको लेकर चर्चा चल रही है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान। ये दोनों ही बीजेपी के पुराने साथी रहे हैं, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को छोड़ते हुए समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। और समाजवादी पार्टी में जब उस तरीके से उनकी बात नहीं बनी तो उसको छोड़कर अब एक बार फिर उनकी घर वापसी, यानी कि बीजेपी में दोनों ही की वापसी हुई है। ओम प्रकाश राजभर अपने राजनीतिक दल के साथ में उन्होंने जो है वो बीजेपी को ज्वाइन किया, जबकि दारा सिंह चौहान जो है उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। तो माना जा रहा है कि इसके चलते दोनों को ही जो है वो मंत्रिमंडल में जो है जातीय समीकरण की बात आ रही है, तो इसको देखते हुए किन किन नए चेहरों को जो है इस दौरान मौका मिल सकता है? कौन से नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं? देखिए, जातिगत आधार पर अगर बात करें तो ये दो नाम सबसे प्रमुख तौर पर चल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों ही पिछड़े वर्ग के से आते हैं और पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हैं और दोनों का अपनी अपनी क्षेत्र में अपनी अपनी जातियों पर अच्छा असर भी माना जाता है। इसके अलावा एक नाम जो चल रहा है वो रामपुर से जो विधायक है सदर सीट से आकाश सक्सेना, उनके नाम को भी चर्चाएं काफी तेज हैं और माना जा रहा है कि उनको भी इसमें जगह मिल सकती है। हालांकि वो कौन कौन से नाम होंगे ये जब सरकारी तरफ से सूची जारी करी जाएगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन उससे पहले अभी जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें आकाश सक्सेना, इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, ये तीन नाम जो हैं वो प्रमुखता के साथ में चल रहे हैं, जिसमें माना जा रहा है कि इन तीनों को सरकार के संगठन में जो है वो सरकार में इनको जगह मिलेगी और मंत्री पद की ये तीनों को ही शपथ जो है वो दिलाई जा सकती है। अब विभाग कौन कौन से मिलेंगे ये बात की बात होगी, लेकिन पहले उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये चर्चाएं जो कहीं ना कहीं चल रही है 2022 के चुनाव के बाद जिस तरीके से उनकी वापसी हुई है, पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया है, तो उसके बाद इसको लेकर माना जा रहा है कि 24 के लिहाज से चूंकि पिछड़े वर्ग को लेकर विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी अब राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों का मुद्दा विशेष तौर पर उठाया है, पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का जो मुद्दा लेकर चल रही, तो उसकी काट निकालने की कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश कर रही है और लगातार उसको लेकर प्रयासरत है। और उसके चलते ये माना जा रहा है कि उसके काट के रूप में इन दो चेहरों को सरकार में शामिल करके जो है वो ये कहीं ना कहीं मैसेज देने का जो है वो प्रयास किया जाएगा कि पिछड़े वर्ग को लेकर सरकार कितना चिंतित है और उसके हिसाब से ही कहीं ना कहीं साफ तौर पर इसका फायदा 2024 के चुनाव में बीजेपी लेने का चाहेगी। प्रियम, खबर ये भी है कि कुछ मंत्रियों के जो है मंत्रिमंडल में जो है बदले जा सकते हैं उनकी जगह, और वो कौन कौन से मंत्री हैं जिनके मंत्रिमंडल बदलने की संभावना जताई जा रही है? देखिए, ये बीजेपी है और इसमें जो संभावनाएं होती हैं वो अक्सर कई बार देखने को मिला है कि गलत ही साबित होती हैं। जिन नामों की चर्चा चलती है वो नाम जो है वो गलत साबित होते हैं। तो ऐसे में अभी से किसी नाम को लेकर जो हालांकि चर्चाएं कई नामों को लेकर चल रही हैं कि जिन मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं या जिन मंत्रियों की कुर्सी भी जो है कुछ की जा सकती है, दूसरे नए चेहरे को शामिल किया जा सकता है, तो अभी कयास जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो कौन कौन से चेहरे होंगे इसके लिए थोड़ा सा शायद हमें अभी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी है और बहुत ही गोपनीय तरीके से ये अपने कार्यों को अंजाम देती है और इसीलिए कहीं ना कहीं पहले से कोई भी जानकारी उनकी जो है वो कमरे से बाहर नहीं आ पाती है कि वो कौन से नाम है, किनको जगह मिलेगी। लेकिन हाँ,
समीकरणों के लिहाज से जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नाम है समीकरणों के लिहाज से इन नामों को प्राथमिकता के तौर पर देखा जा सकता है कि ये नाम हो सकते हैं, लेकिन क्या वो नाम होंगे या नहीं होंगे या उनके साथ... खबर ये भी है कि दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाने पर आरएसएस और भाजपा के कुछ नेता जो है अभी राजी नहीं है। इसके पीछे की क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, ये सभी चीजें चूंकि बीजेपी इतना बड़ा संगठन है तो उसमें कई बार अंतरकलह जो है वो देखने को मिलती है, कई जगह पे नाराजगियां आपस में देखने को मिलती हैं, लेकिन संगठन और सरकार के बीच में समन्वय कैसे स्थापित होगा और कैसे उन चीजों को हमेशा संगठन जो है वो प्राथमिकता देता है जिनका साफ तौर पर चुनाव में फायदा मिले। और इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी आज इतने कह सकते हैं सक्सेसफुल तरीके से पार्टी को रन कर रही है। इतने स्टेट्स में उसकी सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने जिस तरीके से इतिहास रचा है, तो नाराजगी की जो वजह है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि उन्होंने चुनाव के ठीक वक्त पहले बीजेपी का दामन छोड़ा था और उन्होंने कई सारे आरोप बीजेपी पे लगाए थे कि पिछड़ों की अनदेखी तो ये की थे हमारे स्टेट हेड जिन्होंने खबर से जुड़ी तमाम जानकारी आपके साथ साझा की। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे चलते हैं मध्य प्रदेश के पन्ना, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है। एक नई लहर पैदा कर दी है। इससे पहले भी लाडली लक्ष्मी योजना में बेटियों के बारे में सरकार की सोच रही है, इस सोच को दिया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम है या मातृ वंदना की, जननी सुरक्षा की योजना है, तमाम जो योजनाएं थी ये केंद्र की या प्रदेश की, ये बीजेपी सरकार की योजनाएं हैं। भाइयों बहनों, इसमें तो मैं बताऊं कौन सी कांग्रेस की योजना? कांग्रेस की कोई योजना नहीं। कांग्रेस विकास और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विवादित बयान पर माफी मांग ली है। नीतीश ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने तो बस महिलाओं की शिक्षा की बात की थी, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। अगर बयान गलत लगा तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, मैं अपना बयान वापस लेता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निंदा करने वालों का अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय महिला आयोग और कई राजनीतिक दलों की मांग के बाद नीतीश कुमार ने माफी मांगी है। कोई सब बिहार में थोड़ा सा नीचे कीजिए। हाँ ये देखिए नहीं कहा लीजिए। माफी मांगता हूँ अरे लाइव बिहार इसके लिए, अरे नीचे कीजिए। वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत है, तो मैं उनका अभिनंदन। देखिए, उन्होंने माफी तो भले ही मांग लिया, लेकिन पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। और एक मुख्यमंत्री को भी, नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को इतनी हिम्मत कैसे हुई कि महिलाओं के बारे में इतनी अश्लील, अभद्र, अपमानजनक, सेक्सिस्ट और जिसको कहते हैं कि बी ग्रेड की टिप्पणी करने का उनको साहस कैसे हुआ। और वो केवल एक बार उन्होंने टिप्पणी नहीं की, पहले विधानसभा में भाषण में कहा उन्होंने और फिर विधान परिषद में कहा। तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रकार की भी टिप्पणी करते हों। मुझे लग रहा है या तो उनके ऊपर उम्र का असर हो रहा है, और जिस तरह की अश्लील अभद्र टिप्पणी की है तो केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। उनको पूरे देश की जो महिलाएं हैं उनके सामने हाथ जोड़कर और ये कहना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और आगे से कभी जिंदगी में इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे।
और हरियाणा घूमने आने वाले पर्यटक अब हॉट एयर बलून का सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला के पिंजौर में हॉट एयर बलून सफारी का शुभारंभ कर दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि हॉट एयर बलून सफारी शुरू होने से इन क्षेत्रों में पर्यटकों की जो एक बार फिर से भीड़ देखने को मिलेगी और भारी तादाद में लोग यहां पहुंचेंगे। सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर के साथ पहली उड़ान भरकर इसकी शुरुआत की है। इस खास अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि यमुनानगर के हथीनी कुंड बैराज वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की शुरुआत करेंगे। सीएम ने यह भी कहा है कि यमुनानगर में ही प्रतापगढ़, छिछरौली और जगाधारी शहर में जनसंवाद वो सीएम करने वाले हैं। हमारे हरियाणा में भी टूरिज्म की बहुत सी संभावनाएं हैं, जो कुछ तो हम पहले शुरू कर चुके हैं, कुछ की जो नई संभावनाएं तलाश करके एक ही चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा पिछले दिनों में टिक्कर ताल के ऊपर वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचरस स्पोर्ट्स, इस नाते से हमने और कार्यक्रम किए थे, आप लोगों को सबको जानकारी आप आए थे। आज उसी कड़ी में इस उत्तर हरियाणा के क्षेत्र में और खास करके हिमाचल का गेटवे ऑफ हिमाचल जिसको हम कहते हैं, तो हॉट एयर बैलून, ये चर्चा बहुत दिनों से कंपनी के साथ चल रही थी। हालांकि बहुत वायबल उनको अभी ये प्रोजेक्ट नहीं था, तो हमने अश्योर किया कि आपका जो वीजीएफ के नाते से जो नुकसान लॉस है 2 साल तक हरियाणा सरकार देगी। उनके साथ सारी बातचीत होने के बाद और आज ये हॉट एयर बैलून का जो एक प्रोजेक्ट है, इसको आज शुरू किया गया है। एक ट्रिप प्रातःकाल ये सनराइज के समय से पहले इनको करना होता है, क्योंकि उनकी अपनी कंडीशंस होती हैं, हवा की कंडीशन और मौसम का सारा, और ये जो वादी है, वैली है, इसके अंदर उनको सूटेबल जगह मिली है। ये सब लोग एक हाई एंड के जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए एक ये सर्विस है, तो उस नाते से अपना ये जो उनका एक प्रकार रहता है संपर्क करने का, वो करेंगे। आज लॉन्चिंग के समय हम लोग, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर और हमारे स्पीकर साहब, हमारे प्रमुख लोग जितने भी थे, 6 लोगों ने हम इसमें किया है और उसके अंदर अनुभव, बहुत अच्छे अनुभव आए हमारे। वास्तव में इस हॉट एयर बैलून का जो कंट्रोल उनका अपना होता है, वो अप डाउन का तो रहता है। और सीधे चलेंगे मध्य प्रदेश के पन्ना, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं। महाराज अजय पाल की जय श्री राम, जय श्री राम। तहत हर घर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत बुलंदशहर के लोगों को भी लाभ मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर घर जल योजना के तहत घर घर में पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी गांव-गांव में भी सरकार द्वारा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाई जा रही है। गांव में टैंकी लगवाकर लोगों को पेयजल का लाभ दिया जा रहा है। बुलंदशहर के नथेला हसनपुर गांव की बात करें तो ग्रामीणों के लिए सरकार द्वारा पेयजल की व्यवस्था कराई जा रही है। गांव में टैंकी लगवाकर घर घर कनेक्शन करवा दिया गया है। वहीं नगर के चांदपुर इलाके में घर घर पेयजल योजना के तहत टैंकी लगवाई गई है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। सरकार की जो योजना है मेरे हिसाब से तो सभी के हिसाब से सही है, और पानी जो आता है स्वच्छ आता है, अच्छा क्लियर आता है, पीने लायक भी पानी है। सरकार की योजना मेरे हिसाब से अच्छी है। हम बहुत परेशान थे, अब सही है, नहाना धोना सब कर रहे हैं। टंकी से टंकी लग गई है, लग गई है टंकी। आप सब खुश हैं? अब खुश हैं। हाँ, पानी सही आ रहा हो टंकी में। नल से ही करे भैया, क्या करते, नल दोबारा ही करे। पानी अब तो लत्ता भी है, सब सब्जी रोटी भी सब बना में यही सब। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर बुलंदशहर की न सिर्फ आवाम खुश है, बल्कि ग्राम प्रधान और सभासद भी इस योजना के फायदे गिनवा रहे हैं। बहुत अच्छी योजना है सरकार की। पहले नल से पानी खींचना, नल उतर जाना, पानी की कमी होना,
ये सरकार ने जो पहल की है ये बहुत अच्छी पहल है। जिस दिन से टंकी लगी है हमने तो अपना नल ही बंद कर दिया है। अब जो प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वार्ड वासियों को उसका लाभ मिल रहा है। अच्छा, सरकार की इस पहल से कहीं ना कहीं शुद्ध जल की व्यवस्थाएं सरकार द्वारा कराई गई हैं। यकीनन सरकार की मुहिम अब धरातल पर रंग ला रही है। बुलंदशहर जैसे जिलों में लोगों की प्यास बुझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।